हर साल 25 लाख लोग इंडिया से बाहर माइग्रेट होते हैं और 2 लाख लोग के लगभग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर बाहर की सिटीजनशिप लेते हैं या फिर पीआर लेते हैं। Indians, they migrated to rich countries in the highest numbers, and that's not all. Indians also led the race in getting foreign citizenship. Over 1.6 lakh Indians gave up citizenship in 2021. यूएसए ने H1B वीजा पर $100,000 तक की फीस लगा दी है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंट्री आपके लिए बेस्ट होंगे। लाइक जर्मनी आपके लिए बेस्ट है अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए। करियर एस्पेक्ट से हाई सैलरी के मामले में यूएसए एंड कनाडा इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। जर्मनी की पर कैपिटा इनकम भी $65,303 है, नीदरलैंड की $79,918 है, फ्रांस की $52,000 के लगभग है। देखो अगर अमेरिका और यूरोप के बाद इंडियन सब ज्यादा कहीं जाना प्रेफर करते हैं तो वो है ओशियाना कॉन्टिनेंट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंडियंस की वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया में 17% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इंडियन ही हैं। अभी की बात करो तो 55,000 इंडियंस जापान में रह रहे हैं। फिर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए चाइना, रशिया दोनों ही बढ़िया कंट्रीज हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज काफी रेप्यूटेटिव होती हैं और इसलिए 2030 तक हमारा अनुमान है कि इंडियन स्टूडेंट जर्मनी में 298% तक बढ़ने वाले हैं। हर साल 25 लाख लोग इंडिया से बाहर माइग्रेट होते हैं और 2 लाख लोग के लगभग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर बाहर की सिटीजनशिप लेते हैं या फिर पीआर लेते हैं। वर्ल्ड में हाईएस्ट रैंकिंग है हमारी और जो इंडियंस की फेवरेट डेस्टिनेशंस रहती है वो है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। पर 2026 में और इससे बाद सब कुछ बदलने वाला है। यूएसए ने H1B वीजा पर $100,000 तक की फीस लगा दी है, जिसको रिसीव करने वाले 70% इंडियंस थे। कनाडा जो सालों से इमिग्रेंट को वेलकम कर रहा था वो भी पब्लिक प्रेशर के चलते अब इमिग्रेंट्स को रिड्यूस कर रहा है। 2024 में 80% इंडियन वीजास को कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया। यूके में यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ रही है और स्टूडेंट वर्क वीजा का टाइम पीरियड 2 ईयर से बढ़ाकर 18 मंथ तक कर दिया। बाकी यूरोप में तो अलग ही प्रॉब्लम्स हैं, कहीं कहीं पर तो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म भी बढ़ रहा है। तो वैसे में एक क्वेश्चन हर इंडियन के दिमाग में आता है, अब्रोड जाना चाहिए या नहीं, कभी वहां जाके फंस ना जाएं, और जाएं तो कहां जाएं। सो विच इज द राइट कंट्री टू मूव इन अब्रोड इन 2026 और लेटर। क्योंकि अब्रोड जाना ही सिर्फ एक सक्सेसफुल लाइफ की गारंटी नहीं होती, बल्कि सही कंट्री को चूज करना, सही ढंग से चूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई कंट्री चूज करते हो तो इससे आपको बहुत भारी प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक ही कंट्री सबके लिए बेस्ट होती है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंट्री आपके लिए बेस्ट होंगे। लाइक जर्मनी आपके लिए बेस्ट है अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, जबकि दूसरे के लिए वो अच्छा ऑप्शन ना हो। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबको एक ही कंट्री में जाना है। इसलिए आज हम बहुत सारे क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे, लाइक सैलरी, लिविंग कॉस्ट, वीजा पॉलिसीज, वर्क लाइफ बैलेंस, लैंग्वेज बैरियर। इन सब के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में और इसके बाद आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये कोई रैंकिंग नहीं होने वाली। We will just discuss the pros and cons of major countries। हम मेजर कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे, लाइक नॉर्थ अमेरिका, अपना एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, सब कुछ। नॉर्थ अमेरिका के अंदर वैसे तो 23 कंट्रीज आती हैं, बट जो इंडियंस के लिए सूटेबल है वो ज्यादातर हैं 2, यूएसए एंड कनाडा। करियर और सैलरी वाइज देखें तो यूएस भी एक अच्छा ऑप्शन है। गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग 2034 तक वहां पर 5.4 मिलियन जॉब्स एड अप होंगी, लाइक इंजीनियरिंग, फाइनेंस और आईटी रिलेटेड जॉब्स, जिसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है। कई बार तो वो $100,000 तक भी चली जाती है। नर्सिंग, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और सैलरी भी बढ़िया है। कनाडा की बात करें तो वहां पर भी इंजीनियरिंग, टेक, हेल्थ के रिलेटेड जॉब बहुत सारी है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है और वर्कर्स की हमेशा शॉर्टेज पड़ती रहती है। इसलिए 2034 तक कनाडा में 8.1 मिलियन जॉब्स ओपन होंगी, लाइक डेवलपर्स, नर्सेज, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, एचआर मैनेजर्स, बिजनेस एनालिस्ट और दूसरी स्किल्ड जैसे ट्रेडर्स लाइक इलेक्ट्रीशियंस, शेफ्स, टेक्नीशियंस, ऑटोमोबाइल या फिर आपका वेल्डिंग, इन सब में, जिन सब की डिमांड कनाडा में बहुत ज्यादा है। तो करियर एस्पेक्ट से हाई सैलरी के मामले में यूएसए एंड कनाडा इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। पर वीजा पॉलिसीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर यूएस गवर्नमेंट ने H1B वीजा, वर्क वीजा पर $100,000 तक की फीस लगा दी थी। यानी कि अब जिस भी नेशनल को यूएसए में जाना है H1B वीजा के थ्रू, उसको अब इतनी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। ऑल्दो जो स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ना चाहते हैं वो मोस्टली F1 वीजा के थ्रू जाते हैं, तो उन पर ये फीस अप्लाई नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ट्रंप साहब अपने, जो कि माइग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ है, वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने यूएसए जाने का प्रोसेस थोड़ा सा टाइट कर रखा है। यूएसए एक मूव एंड सेटल कंट्री नहीं है, क्योंकि पीआर मिलने में भी सालों लग जाते हैं। मेरे दोस्त को 10 साल लग गए पीआर लेने में। कनाडा ऑन द अदर हैंड हमेशा से माइग्रेंट्स के सपोर्ट में खड़ी है। ऑल्दो उन्होंने अपनी इमिग्रेशन को भी थोड़ा टाइट कर रखा है, पॉलिसीज अभी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रखी हैं, बट एज कंपैरिजन टू यूएसए वो फिर भी बेटर है। और कनाडा इमिग्रेशन को 20% कट करने वाला है। पीआर एडमिशन का टारगेट भी उनका 5 लाख से रिड्यूस कर उन्होंने 3.8 लाख कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कनाडा की वीजा एंड पीआर प्रोसेस यूएसए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि कनाडा को हमेशा स्किल्ड वर्कर्स की नीड पड़ती रहती है। तो इसलिए इन कंपैरिजन टू यूएसए एंड कनाडा आपके लिए दोनों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं।
बट इन टाइप ऑफ पीआर अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो कनाडा इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो दोनों ही कंट्री बहुत ग्रेट हैं, लेकिन यूएस में हेल्थ केयर बहुत ज्यादा कॉस्टली है। यूएसए के कई सारे लोग इंडिया आते हैं अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए, जबकि कनाडा के अंदर हेल्थ केयर पब्लिकली फंडेड है, यानी कि 70% हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट लोगों से टैक्स से खुद पे करती है, क्योंकि यूएस का पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कनाडा से डबल है। बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Numbeo.com के अकॉर्डिंग यूएसए में कॉस्ट ऑफ लिविंग है कनाडा से 9% ज्यादा, रेंट प्राइसेस हैं 13.2% ज्यादा, लेकिन दोनों ही कंट्रीज बहुत बढ़िया हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आप यूएसए और कनाडा के किस पार्ट में रह रहे हो, वहां के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका सैलरी और आपके खर्चे कितने होंगे। टैक्सेस ऑलमोस्ट दोनों कंट्री में सेम है, यूएस में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन कनाडा में आपको टैक्स के बदले में हाई वैल्यू भी मिलती है, अच्छा पब्लिक हेल्थ केयर मिलता है, एजुकेशन यूएस के कंपैरिजन में अफोर्डेबल मिलती है। ओवरऑल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रहने के लिए कनाडा एक अच्छा ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू यूएस। नाउ सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अपना यूरोप, सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन, ठीक है। कई लोग तो हनीमून पे वहां जाते हैं, बट वर्कर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहता है मैं आपको बताऊंगा। बीते हुए कुछ टाइम में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूरोप भी बहुत पॉपुलर हुआ है जब से यूएसए के वीजा रिस्ट्रिक्शंस बढ़े हैं। अब वर्कर्स कई सारे यूरोप की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन यूरोप के अंदर भी कई सारी कंट्रीज हैं, जिसमें से मेन कंट्री पर हम बात करेंगे। करियर वाइज देखें तो जर्मनी में इंजीनियरिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रिसर्च रिलेटेड करियर्स और डिमांड में रहते ही रहते हैं। यूके में हम सबको पता है कि वहां पर फाइनेंस हब है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज, कंसल्टिंग वगैरह इनसे जुड़ी जॉब भी वहां पर इजीली मिल जाती हैं। इंजीनियरिंग जॉब भी है, आईटी जॉब भी है, और इसी के लिए उन्होंने 9% और स्किल्ड वर्कर्स के लिए 3% वीजाज यूके गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर दिए थे। नीदरलैंड में भी जॉब्स की कमी नहीं है, टेक इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स तमाम जॉब्स मिल जाती हैं। आयरलैंड में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आयरलैंड में भी टेक इंजीनियरिंग जॉब्स, फार्मा इंडस्ट्री में भी अच्छी वैकेंसीज रहती हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब के लिए आपको यूरोप की हर कंट्री मिल जाएगी, बस कुछ कंट्रीज में मार्केट स्मॉल है, नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती, इसलिए वहां पर लोग कम जाते हैं। सैलरीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में अक्सर वो प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम के मामले में टॉप पर है। लग्जमबर्ग फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री है, $1,58,733 पर कैपिटा इनकम है। वहां पर भी हमारे 5300 इंडियंस रहते हैं, लेकिन हाई इनकम कंट्री के साथ साथ वहां पर गुड्स और सर्विसेज प्राइस भी हाई है, स्पेशली रेंट खतरनाक लेवल का हाई रहता है। सोशल लाइफ कुछ खास नहीं है, 7 से 8 बजे शॉप क्लोज हो जाती हैं, और क्योंकि वहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स और दूसरी कंट्री से लोग ज्यादा रहते हैं तो स्ट्रीट्स में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखती और आपके वीकेंड्स बोरिंग हो सकते हैं। एनीवेज जर्मनी की पर कैपिटा इनकम भी $65,303 है, नीदरलैंड की $79,918 है, फ्रांस की $52,000 के लगभग है, यूके की $61,000 और आयरलैंड की $1,40,186 है। तो भाई पैसा तो है, बस आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए जो कि एक लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क जैसी कंट्रीज के अंदर हो, पर वहां पर मिलना बहुत मुश्किल होती है। नाउ जहां तक एजुकेशन की बात है तो उसमें जर्मनी और यूके का बोलबाला है, उनका कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। क्यूएस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग की रिपोर्ट में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से यूके की 15 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन यहां पर आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए ट्यूशन फीस पे करनी होती है, अराउंड 11,000 पाउंड से लेकर 38,000 पाउंड तक, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट जर्मनी में बिल्कुल इसका उल्टा है, वहां पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती, वहां पर एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, बस आपको अपने रहने खाने का इंतजाम करना पड़ता है, और जो कि मंथली का 1000 यूरो से निकल जाता है। वहां पर जॉब बड़ी कम मिलती हैं, बट अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपको काफी अच्छी जॉब मिल जाती है। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज काफी रेप्यूटेटिव होती हैं, और इसलिए 2030 तक हमारा अनुमान है कि इंडियन स्टूडेंट जर्मनी में 298% तक बढ़ने वाले हैं। सो दिस इज योर टाइम टू मूव देयर, आगे कंपटीशन बढ़ेगा। फिर नीदरलैंड का ये सीन है कि यूनिवर्सिटीज भी काफी बढ़िया हैं, और क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि यहाँ पर यूरोप स्टूडेंट्स के लिए फीस काफी कम है, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हमारे जैसे वहां पर जाते हैं उनके लिए फीस 5 to 10 टाइम्स ज्यादा है। नॉर्वे एंड डेनमार्क का भी ऑलमोस्ट सेम ही हाल है। यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री है, बाहर से जो लोग आते हैं उनको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, लेकिन फ्रांस, इटली, आयरलैंड, इन मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज की जो फीस है वो यूके कंपेरिजन में काफी कम है। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन जैसी कंट्रीज में ट्यूशन फीस बहुत लो है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी उसी कंपेरिजन में काफी लो है। जहां तक लैंग्वेज की बात करें तो यूके और आयरलैंड में इंग्लिश चलती है, और बाकी नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी वाइडली इंग्लिश ही बोली जाती है। लेकिन स्टिल अगर आप जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, स्पेन वगैरह में माइग्रेट करते हो तो वहां पर आपको उनकी लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे अगर मेरे मैटरनल जो अंकल हैं वो रहते हैं जर्मनी के अंदर, तो वहां पर आपको डच लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप इन कंट्री में जाते हो तो आपको इनकी ग्राउंड लेवल पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सीखनी होगी, जिससे आपको करियर में और अपने डे टू डे लाइफ में हेल्प हो। जर्मनी में सारा ऑफिशियल वर्क, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, लीगल डॉक्यूमेंट जर्मन के अंदर होते हैं, तो ये सीखने में भी फायदा है, वरना ऑफिस में गूगल ट्रांसलेट करते फिरोगे, कुछ केसेस में तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी ट्रांसलेट करना पड़ता है।
और कई बार तो उनको ट्रांसलेट करने की परमिशन भी नहीं होती ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। सो लैंग्वेज को सीखना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो यूरोप की मेजर कंट्रीज बढ़िया है, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पॉइंट, क्योंकि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में स्टूडेंट हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए एनफ बेड्स नहीं है। 2024 में 3 मिलियन बेड का शॉर्टेज था। नीदरलैंड में काफी बड़े लेवल पर है, तो इसकी वजह से वहां पर रेंट प्राइसेस हाई रहते हैं। नोम्बियो के डाटा के अकॉर्डिंग नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, यूके, इन कंट्रीज में एक बेडरूम अपार्टमेंट यानी कि आउट ऑफ सिटी की बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। लंदन, एम्स्टर्डम, जूरिक जैसी सिटीज के अंदर तो रेंट 1500 से लेकर 2000 यूरोस तक चला जाता है। जर्मनी में कंपैरेटिवली प्राइसेस काफी कम है, बिटवीन 670 टू 890 यूरोस पर मंथ। हेल्थ केयर की बात करें तो काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में हेल्थ केयर पब्लिक फंडेड होता है, यानी कि ट्रीटमेंट के टाइम आपको अपनी पॉकेट से ज्यादा कुछ पे नहीं करना पड़ता। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर 15% से कम ही रहता है। 80 टू 85% हेल्थ एक्सपेंडिचर मैंडेटरी इंश्योरेंस और पब्लिक टैक्स पे कर देते हैं। स्टिल अगर आपको हेल्थ केयर की क्वालिटी कंपेयर करनी है तो आप लिगेटाइम इंस्टीट्यूट की ये वाली प्रोस्पेरिटी इंडेक्स चेकलिस्ट चेक कर सकते हो। इसमें हर कंट्री को डिफरेंट क्राइटेरिया पर रैंक किया जाता है। नाउ अगर हम टैक्सेस की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में एवरेज पर्सनल इनकम पर टैक्स है 38.5%, लेकिन डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट टैक्स रेट रहता है 55%। जर्मनी में 47.5% है, नीदरलैंड्स में 49.5% है और आयरलैंड में 48%। नाउ ऑब्वियसली ये आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन याद रखो इन टैक्सेस के बदले में सिटीजन्स को हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलती है, टॉप नॉच सैलरी मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस, बढ़िया एजुकेशन मिलती है, हेल्थ केयर बढ़िया मिलता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है। तो उसके कंपैरिजन में तो सब कुछ अच्छा है। तो इस सब को देखते हुए जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूरोप अभी भी बेस्ट ऑप्शंस लग रहे हैं मेरे को। आयरलैंड भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन रिसेंट टाइम में वहां पर इंडियंस के अगेंस्ट कुछ रेसिज्म हुए हैं, इसलिए मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा। यूके स्टडी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, वीजा मिलने में भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि यूके की अभी इमिग्रेशन पॉलिसी थोड़ी सी टाइट हो रखी है। बाकी नॉर्डिक कंट्रीज भी एक अच्छा ऑप्शन है, 1 लाख से ज्यादा इंडियंस वहां भी रहते हैं। ऑल्दो वहां पर जॉब मार्केट स्मॉल है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी है। अब हम बात करते हैं हमारी फेवरेट कंट्रीज की, जहां पर मैं रहता हूं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। देखो अगर अमेरिका और यूरोप के बाद इंडियन सबसे ज्यादा कहीं जाना प्रेफर करते हैं तो वो है ओशियाना कॉन्टिनेंट के अंदर, जहां पर हम लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जहां तक करियर एस्पेक्ट की बात है तो ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा ऑप्शन है। वहां पर बीते कुछ 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट रेट 11% से बढ़ा है, यानी कि 13,22,000, जिसमें प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज ने अकेले 20% यानी कि 2,09,000 कंट्रीब्यूट किया है। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 सालों के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे ही इंक्रीज होने वाला है, स्पेसिफिकली स्टेम कोर्सेज के अंदर, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में तो एम्प्लॉयमेंट रेट 14.2% से बढ़ने वाला है। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक न्यूज आई थी कि ये 5 मिलियन हाउसेज को बिल्ड करने वाले हैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहां पर इंडियंस को प्रेफरेबिलिटी मिलने वाली है। जब मोदी जी इंडिया से यहाँ पर आए थे मिलने के लिए, उस टाइम उन्होंने ये बात बोली थी। और वहीं पर न्यूजीलैंड में भी टेक, IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशनल्स की काफी डिमांड है। भले ही छोटी सी कंट्री हो, छोटा सा देश हो, बट वहां पर सेक्टर ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर ही $23.8 बिलियन टैक्स सेक्टर से ही जीडीपी में ऐड हुए थे। बाकी न्यूजीलैंड की एक ऑफिशियल ग्रीन लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स लिस्टेड होते हैं। तो अगर आपका प्रोफेशनल Tier 1 या फिर Tier 2 लिस्ट के अंदर आता है तो आपको वीजा मिलने में और PR मिलने में थोड़ा सा इजी होता है। ग्रीन लिस्ट को मैं नीचे पिन कर दूंगा। दोनों ही कंट्रीज में पर कैपिटल इनकम अच्छी खासी है। $75,648 है ऑस्ट्रेलिया की और $52,023 है न्यूजीलैंड की। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम आर्ली वेज भी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट, आई थिंक $25 पर आवर यहाँ पर मिलता है। जबकि मैंने पता करा था कनाडा के और USA के बारे में, दैट इज समथिंग अराउंड $13 to $14 पर आवर। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंडियंस की वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया में 17% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इंडियन ही हैं। QS यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट में 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर से ऑस्ट्रेलिया की 9 यूनिवर्सिटीज आती हैं। अनलाइक जर्मन, यहाँ पर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, लाइक जर्मन और डच समथिंग। यहाँ पर इंग्लिश चलती है, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जर्मनी की तरह यहाँ पर एजुकेशन फ्री नहीं है। यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी 20 से लेकर $50,000 तक देने पड़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। वहीं पर न्यूजीलैंड में भी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल है। QS रैंकिंग के अकॉर्डिंग वहां पर यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप 3 के अंदर आती हैं, वर्ल्ड की टॉप 3% यूनिवर्सिटीज में आती हैं। अभी न्यूजीलैंड में अराउंड 11,000 से 12,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो 2023 में 50% बढ़े हैं और 2023 तक 93.9% और बढ़ने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखूं तो ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग
न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में 22% ज्यादा है। रेंट प्राइसेस 34.2% ज्यादा है। इवन ऑस्ट्रेलिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग जर्मनी से भी ज्यादा है। एज पर nombio.com जर्मनी में रेंट प्राइस ऑस्ट्रेलिया से 51.7% लोअर है, बट ये डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट हो सकता है। हालांकि नीदरलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। नाउ जहां तक क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 12th पोजीशन पर आता है और न्यूजीलैंड 14th। दोनों ही कंट्रीज दुनिया की टॉप 10 सेफेस्ट और टॉप 15 हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आती हैं। तो अगर आपको क्या चाहिए, दोनों ही कंट्रीज में रफली 70 to 80% हेल्थ केयर पब्लिक टैक्स फंडेड होता है और बाकी का 15 to 20% आपकी पॉकेट से जाता है। टैक्सेस रेट को देखें तो न्यूजीलैंड में पर्सनल इनकम टैक्स का लोवेस्ट रेट है 10.5%, यहां से स्टार्ट होकर 39.5% तक जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये 0% से स्टार्ट होकर 45% तक भी जाता है और मोस्ट ऑफ द लोगों पर 2% का मेडिकल लेवी भी लगता है। तो ऑल इन ऑल चीजें यूरोप जैसी ही हैं, बस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है और क्लाइमेट एंड नेचुरल ब्यूटी देखने को मिल जाती है। स्पेशली आपको समर्स में एक आउटडोर लाइफस्टाइल पसंद आए तो आपके लिए दोनों कंट्रीज बढ़िया हैं। करियर और सैलरी वाइज भी दोनों कंट्रीज अच्छी हैं। नाउ बाकी एशियन कंट्री पे थोड़ी थोड़ी नजर डालते हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा तो लंबी वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसमें हम एशियन कंट्रीज पे कुछ डिटेल में बात करेंगे। देखो ऐसा भी नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए यूरोप या फिर किसी वेस्टर्न कंट्री में ही जाना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज में तो कई सारी एशियन कंट्रीज भी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती हैं। जापान एक अच्छा ऑप्शन है, सैलरीज काफी हाई है, आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब भरी पड़ी रहती है। अभी की बात करो तो 55,000 इंडियंस जापान में रह रहे हैं। फिर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए चाइना, रशिया दोनों ही बढ़िया कंट्रीज हैं। रशिया में अराउंड 31,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जिसमें मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। रशिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस की ईयरली फीस रहती है 2.8 लाख से लेकर 6.5 लाख पर ईयर की, जो कि बहुत अफोर्डेबल है और इंडिया से कहीं कम है। बल्कि इंडिया में इससे ज्यादा कॉस्ट रहती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। चाइना में भी 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल कोर्सेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सिंगापुर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स, रजिस्टर्ड नर्स वगैरह वगैरह को काफी अच्छी वैकेंसीज प्रोवाइड करवाता है। उनके लिए काफी सारी वैकेंसीज है विद क्वाइट हाई सैलरी, पर कैपिटा इनकम $1,07,758। फिर वर्कर्स के लिए तो मिडिल ईस्ट हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन रहा है। कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर सेक्टर में तो वहां हमेशा जॉब अवेलेबल रहती हैं। तो देखो एट द कंक्लूजन कोई भी कंट्री बेस्ट नहीं है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना होगा कि आपको चाहिए क्या। आपके लिए करियर ज्यादा मैटर करता है, ग्रोथ ज्यादा मैटर करती है, या लिविंग इन्वायरमेंट ज्यादा मैटर करता है, वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा मैटर करता है, क्लाइमेट ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए या फिर सब कुछ इंग्लिश में चाहिए। ये सब कुछ डिफरेंट चीजें हैं और इन सब के बेसिस पे आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, जिसके हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी को चूज करोगे। सो आपके रिक्वायरमेंट क्या है, उनके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट कंट्री कौन सी होगी, ये हमने सारी इस वीडियो में बात कर ली है। और यही वीडियो आपको सिर्फ देखनी है अपने फ्यूचर प्लान को बढ़ाने के लिए। सो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट कंट्री कौन सी होगी, वो सब कुछ आपको डिसाइड करना है। यही आपके लिए वीडियो काफी होगी अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो। सो आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर हुई होगी और आपको अब्रॉड मूव करने का प्लान थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।